हेलो एवरीवन। तो सुन पा रहे हैं? अभी आवाज आ रही है क्या सब लोगों को? आर यू एबल टू हियर मी नाउ? साउंड ओके है? ऑडियो वीडियो ओके? अभी साउंड आ गया? ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की क्लास शुरू करें। ये बताओ, आप लोगों को पिछली क्लासेस में कोई डाउट है? कोई डाउट है? कुछ चीज़ें नहीं पूछ पा रहे? कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही? तो ज़रा दिल में दबा के बैठो ऐसे डाउट्स। आपके लिए डाउट सेक्शन है, डाउट सेक्शन में सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है ना? सर एक रिक्वेस्ट थी, आप जब पढ़ाओ वो समझ में आ जाता है, बट सिर्फ एक प्रॉब्लम ही आ रही है। अरे यार, तुमने प्रॉब्लम ही नहीं बताई। ठीक है, बाकी सारी कहानी बता दी। अब जब तक तुम्हारी प्रॉब्लम आएगी तब तक तो सर पीवाईक्यू का क्वेश्चन नहीं बना। कुछ कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बने? जो जो क्वेश्चन नहीं बने ग्रुप पे डाल दो। जो जो क्वेश्चन नहीं बने ग्रुप पे डाल दो, समस्या का समाधान हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक बता दें? तुम ये बताओ, डीपीपी कर पा रहे हो? वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस की यूथ काफ़ी कॉमन है, फेमस है, बढ़िया बुक है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ओवर हैंगिंग बीम नहीं हुआ? ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम करा देते हैं। पीवाईक्यूज नहीं बन रहे ज़्यादा, तो ज़्यादा क्यों बनाने हैं, थोड़े से बना लो। सर कुछ दिन आप जो लिखाते हैं उसके नोट्स लेक्चर के साथ या बाद में पीडीएफ बनाने में बहुत कंफ्यूजन। थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ते चला करो, जैसे कुछ मिस हो जाए ना तो उसके लिए ज़्यादा लोड मत लिया करो, है ना? कोशिश करो, चलो बना लिया साथ में, है ना? जो छूट जाए तो पीडीएफ डाउनलोड की, फिर बाद में उसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है आदित्य, कर लेते हैं। आज न्यू चैप्टर चलेगा। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। तो कुछ जो आप लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान कर लेते हैं। एक मिनट। हाँ, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन करेंगे, लेकिन इससे पहले ना जो पुराना थोड़ा सा एसएफडी बीएमडी का रह गया है उसको करना है। ठीक है ना? डीपीपी प्रैक्टिस से काम चल जाएगा। देखो, यूथ ले लो, यूथ वाले क्वेश्चंस कर लो। ठीक है ना? वैसे डीपीपी में काफ़ी सारे हैं, डीपीपी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके। और फिर जो आपकी वीकली टेस्ट हैं उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पे चल रहे थे हम। तो ये कौन से नंबर का रिजल्ट हो गया? 10वां 12वां कौन सा रिजल्ट है ये? कितने हो गए थे स्टैंडर्ड रिजल्ट? रिएक्शन निकालने में प्रॉब्लम हो रहा यूडीएल यूवीएल में? अरे यार क्या प्रॉब्लम है, कितना तो आसान है। कितना तो आसान है। चलिए, तो ये वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट ओके। चलिए, इस वाले स्टैंडर्ड रिजल्ट में आप देखिए यहां पर क्या करना है। ठीक है, ये वाले केस में क्या करना है ये थोड़ा सा समझते हैं। 11 है, चलो 11 है। आपने कहा 11 है तो 11 है। चलिए बताइए यहां पर करना क्या है, व्हाट वी विल डू हेयर। अभी सारी बातें भूल जाओ, सब छोड़ दो, और यहां पर कंसंट्रेट करो। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन? क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? क्या किया जाएगा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? टेंथ है? चलो, अब ऐसे तो मैं मिटा के बनाते ही रहूंगा, है ना? आप अपनी कॉपी में 10 लिख लो। ठीक है, जिसकी कॉपी में 10 है वो 10 लिख लेगा, जिसकी कॉपी में 11 है वो 11 लिख लेगा, जिसकी कॉपी में 9 है वो 9 लिख लेगा, और जिसकी कॉपी में 4 है वो 4 लिख लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सबको आज़ादी है, सब अपने हिसाब से खुशी खुशी से जो भी उनकी कॉपी में है वो लिख लेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है हमको। तो विल ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, तो क्या किया जाएगा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले हमको सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करना है। लेकिन इस केस में ना सपोर्ट रिएक्शन से भी पहले एक काम करना है। सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन करने से भी पहले, हाँ, सपोर्ट रिएक्शन में भी कन्वर्ट करने से पहले देखो, ये जो बीम है ना, इस बीम के ऊपर डायरेक्टली नहीं लग रहा है ये लोड,
ये लोड क्या बीम के ऊपर सीधे सीधे डायरेक्टली लग रहा है? नहीं, बीम के ऊपर हमने ना एक फ्रेम कुछ और कस दिया है या वेल्ड कर दिया, लगा दिया, और इसके ऊपर से लोड लग रहा है। तो इसकी वजह से बीम के ऊपर लोड ट्रांसफर होगा। तो बीम पे जो लोड ट्रांसफर होगा वो किस लोकेशन पर हो रहा है ट्रांसफर, है ना? किस लोकेशन पर ट्रांसफर हो रहा है जरा बताओ, एट विच लोकेशन दिस लोड इज बीइंग ट्रांसफर्ड। तो ये मान लिया पॉइंट सी है, तो पॉइंट सी पर ट्रांसफर हो रहा है ये वाला लोड, है ना? तो इस लोड को ना हम पॉइंट सी पर ही लगा देते हैं, बीम के अंदर पॉइंट सी पर ही लगा देते हैं। तो जब बीम के ऊपर पॉइंट सी पर ही लगा देंगे तो ये किस तरह से आ जाएगा, ये लोड आ जाएगा इस तरह से, ठीक है? 10 किलो न्यूटन का लोड यहां पर लग रहा है, दिस इज 10 किलो न्यूटन, कोई दिक्कत? ठीक है, 10 किलो न्यूटन का लोड शिफ्ट होके यहां पर आ गया, लेकिन यहां पर जब लग रहा है, इस लोकेशन पर जब लग रहा है और इस लोकेशन पर जब लग रहा है ऊपर फ्रेम के ऊपर, तो इन दोनों में एक डिफरेंस है, क्या? कि इसकी वजह से यहां पर ना इस पोजीशन में एक मोमेंट भी क्रिएट हो रहा है, लेकिन जब यहां पर हमने ये 10 किलो न्यूटन लगाया तो मोमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, कि नहीं? मोमेंट नहीं दिखाई दे रहा है यहां पर। तो एक्चुअल में मोमेंट आ रहा होगा, लेकिन वो मोमेंट हमने नहीं लगाया, तो हमको मोमेंट भी लगाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो मोमेंट आ रहा होगा ना वो भी हम लगाएंगे। तो ये रहा 10 किलो न्यूटन, ठीक है, दिस इज 10 किलो न्यूटन। और इसकी वजह से जो मोमेंट आ रहा होगा, तो मोमेंट आ रहा होगा, ये 10 किलो न्यूटन है फोर्स और ये है 1 मीटर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 1 मीटर, और मोमेंट कितना आ रहा होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आ रहा होगा 10 किलो न्यूटन मीटर, 10 इंटू 1 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है? तो ये बेंडिंग मोमेंट भी आ रहा, अब आ गया, और हमारा फोर्स भी आ गया, ठीक है? चलिए, नाउ लेट अस कैलकुलेट आर ए एंड आर बी। तो यहाँ पर लेट अस कैलकुलेट रिएक्शन एट ए, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं रिएक्शन एट बी, आर बी, ठीक है ना? तो हम रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी, आर ए और आर बी कैसे आ जाएगा? ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सबको, किस तरह से आ जाएगा? तो ये वाला जो लोड है ये यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना? तो जब लोड ट्रांसफर किया तो इस लोड की वजह से जो मोमेंट आ रहा होगा ना, ये एसेंट्रिसिटी की वजह से, वो वाला मोमेंट भी यहाँ पर शो करना पड़ेगा। तो लोड और मोमेंट दोनों शो कर दिए, ठीक है? अब हम आर ए और आर बी कैलकुलेट करते हैं। आर ए और आर बी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट या तो ए इक्वल टू 0 कर दो, या समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू 0 कर दो। इन दोनों में से कोई भी एक को 0 कर दो। तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0 कर देते हैं। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है? लेट अस सी, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0 करने के लिए हमको आर बी की वजह से कितना आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये आ रहा है आर बी इंटू 2 4 5, आर बी इंटू 5, ठीक है? फिर आर बी इंटू 5 ये नेगेटिव का हो गया, लेकिन 10 किलो न्यूटन मीटर ये पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 10 किलो न्यूटन मीटर। और ये 10 किलो न्यूटन की वजह से फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? प्लस 10 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10 30, 30, और आर बी 30/5, आर बी की वैल्यू हो जाएगी 6 किलो न्यूटन। आर बी की वैल्यू 6 किलो न्यूटन हो गई है। तो आर ए की वैल्यू समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 करके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? आर ए प्लस आर बी विल बी इक्वल टू, टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितनी है? 10 किलो न्यूटन, 10। तो यानी कि आर ए आ गया हमारे पास, 4 किलो न्यूटन। तो 6 और 4 किलो न्यूटन ये आ गई हैं आर ए और आर बी की वैल्यूज। क्लियर है? कोई दिक्कत? आर ए और आर बी में कोई दिक्कत? क्लियर है ना? चलिए, अब एक काम करते हैं, जब यहां पर आर ए है 4 किलो न्यूटन, तो शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। शियर फोर्स डायग्राम लेफ्ट से राइट चलते हैं। तो यहां पर आर ए दिखाई दिया हमको कि 4 किलो न्यूटन का है, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम शियर फोर्स में क्या करेंगे? इसको ऊपर पहुंचा देंगे। कितना ऊपर पहुंचा देंगे? 4 किलो न्यूटन ऊपर पहुंचा देंगे, ठीक है? तो यहां पर ये 4 किलो न्यूटन ऊपर आ गया, दिस इज 4 किलो न्यूटन, ठीक है? अब इसके बाद यहां से यहां तक देखा कि कोई भी चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज, तो हम क्या करेंगे? यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है? ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अब यहां पर आए तो देखा क्या है? डाउनवर्ड लोड है। डाउनवर्ड लोड कितना है? 10 किलो न्यूटन का। यहां से 10 किलो न्यूटन नीचे चले जाएंगे, तो 4 किलो न्यूटन तो पहले से ही था, और यहां पर 10 किलो न्यूटन जब नीचे गए तो 6 किलो न्यूटन टोटल नीचे चले जाएंगे। यहां से यहां तक फिर कोई भी चेंज नहीं है शियर फोर्स में, और फिर यहां पर 6 किलो न्यूटन ऊपर आरबी की वजह से, ठीक है? तो शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा यहां पर 6 किलो न्यूटन माइनस का, यहां पर प्लस का 4 किलो न्यूटन, और ये हो जाएगा माइनस का 6 किलो न्यूटन, ठीक है? सो दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। ये हो गया शियर फोर्स डायग्राम। कोई दिक्कत क्या शियर फोर्स डायग्राम में? किसी चीज में प्रॉब्लम हो तो बताओ।
अच्छा, आप लोगों ने खुद से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए क्या? आरबी को हम नेगेटिव लेंगे, हम कौन होते हैं आरबी को नेगेटिव लेने वाले? आरबी अपने आप ही आएगा, नेगेटिव आएगा तो ठीक है, हमारी क्या मजाल कि हम आरबी को नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें? हाँ, हम कौन होते हैं आरबी को नेगेटिव या पॉजिटिव लेने वाले? चलो अगले क्वेश्चन पर चले। अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे आएगा, यहां से देख लेते हैं। आरबी की वैल्यू है हमारे पास 6 किलो न्यूटन और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 3 मीटर। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा? लीनियर होगा, स्ट्रेट ट्रायंगुलर बनेगा, क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट है। तो जहां पर शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट होता है वहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाता है स्ट्रेट लाइन। आप लोग बताओ, आपने घर पे कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए? और आज डीडीए जेई की क्लास थी सुबह, आपने देखी थी? सर 10 दो बार कैसे आ गया यहाँ पर? देखो कितनी देर पहले बताई थी ये चीजें, तुम इतनी देर बाद क्यों पूछते हो? दोबारा से बताते हैं। जब ये 10 इस ब्रैकेट के ऊपर लग रहा था, यहाँ पर इस ब्रैकेट के ऊपर लग रहा था, अब ये 10 को हम ना बीम के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। ये 10 यहाँ पर लग रहा था, उचक के इतनी दूर छत पे जाके बैठा हुआ था। हमने कहा कि भैया तुम आके बीम पे डायरेक्ट लगो, हमें कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, तो जब इसको उठा के यहाँ पर लाए, तब देखा कि ये जब छत पे ऐसे जाके घूम के बैठा हुआ था ना, तो इसकी वजह से मूवमेंट भी आ रहा था। बताओ मूवमेंट आ रहा था कि नहीं आ रहा था? हाँ, 10 दो बार कैसे आया यही बता रहे हैं, सुन लो ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुन लो, पहली बार में तो सुनते ही नहीं हो तुम लोग। ठीक है, जब ये 10 ऊपर इतनी दूर जाके छत पे ऐसे बैठा हुआ था, तब हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे कि ये ऐसे जाके बैठा हुआ था। लोड अगर बीम के ऊपर लग रहा हो तो उससे ही तभी तो कैलकुलेशन कर पाएंगे ना। ऐसे हवा में इतनी दूर जाके किसी का सहारा लेके खड़ा हुआ है तो उसकी वजह से हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो इस 10 को हम उठा के जाए यहाँ पर, तो 10 तो सीधे सीधे चलो आ गया, वर्टिकल था, यहाँ पर भी वर्टिकल था, यहाँ पर भी वर्टिकल था। इसकी फोर्स ना इसी के थ्रू ट्रांसफर हो रही थी बीम के ऊपर। ठीक है ना, डमी फोर्स एक लगाऊंगा, डमी फोर्स। हे भगवान, कहां से तुम ले आते हो कुछ भी शब्द उठा उठा के, मतलब जबरदस्ती के डमी फोर्स और ये और वो। तुम किताब लिख दो एक खुद की, फालतू की। देखो, अब एक चीज समझा रहे हैं ना, तो एक ही चीज समझो पहले, ठीक है? कमेंट बंद, ध्यान दो। तो ये जो 10 किलो न्यूटन यहाँ पर इस तरह से लगा था, इस जगह पर 10 किलो न्यूटन एक्ट कर रहा था, इस 10 किलो न्यूटन को हमको यहाँ पर लगाना था, क्योंकि फोर्स ना इसी लोकेशन पर ही ट्रांसफर हो रही है। तो ये जो 10 किलो न्यूटन था ये वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था, जब इसको यहाँ पर लगाएंगे तो इधर पर भी वर्टिकली ही डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, ये 10 किलो न्यूटन तो समझ में आ गया सबको कि यहाँ पर जो 10 किलो न्यूटन लग रहा था कोई डमी फोर्स नहीं है। ठीक है, ये जो 10 किलो न्यूटन यहाँ पर लग रहा था, इसी फोर्स को ही यहाँ पर लगाया। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में इस फ्रेम के थ्रू ना बीम पे तो यहीं से ही ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है ना, बीम के ऊपर तो यहीं से ही ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको उठा के ना हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है ना, यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया। चलो इतना ठीक है, समझ में आ गया। ये 10 वाला, ये वाला 10 समझ में आ गया सबको? ये जो वर्टिकल 10 है, ये जो वर्टिकल 10 है, ये वही वाला है कि उसको ऊपर तुम क्यों कहाँ बैठे हो, यहाँ पर आके लगो। ठीक है, तो ये वाला 10 ये रहा। अब ये जो दूसरा वाला 10 आया है, ये मोमेंट, अब देखो, ये जब यहां पर जाके ऐसे में लग रहा था, ये बीम के ऊपर ऐसे है, ठीक है ना, ये समझो। ठीक है, अब ये देखो, ये इस तरह का ब्रैकेट था यहां पर और इसके ऊपर 10 लग रहा था, और जब ये इसके ऊपर 10 लग रहा था तो ये इसको घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा था ऐसे इसके अबाउट, ये ऐसे करके ना ऐसे नहीं घुमा रहा था। समझ में आ रहा है? ये इस तरह से घुमा रहा था ना इसके ऊपर, इस तरह से, और जब ये इसके ऊपर घुमाएगा तो मतलब क्या है, मोमेंट आ रहा है। ठीक है, देयर इज मोमेंट कमिंग। 10 को अगर आप यहां पर वेल्ड कर दो, इसको यहां पर वेल्डिंग कर दो पूरी 90 डिग्री, और फिर यहां पर लोड लगाओ, तो इसकी वजह से क्या होगा, इस तरह से मोमेंट जनरेट होगा। तो मोमेंट भी तो बताना पड़ेगा ना, मोमेंट भी तो लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, हमने अकेले सीधी सीधी फोर्स ट्रांसफर कर दी, लेकिन इस ये जो फोर्स थी जो ऐसे एसेंट्रिसिटी पर लगी थी, ये एक मोमेंट भी जनरेट कर रही थी। तो कितना मोमेंट जनरेट कर रही थी वो भी यहां पर दिखाना पड़ेगा, वो यहां पर लगाना पड़ेगा जो मोमेंट आ रहा था। ठीक है ना, तभी ये वाला जो डायग्राम है ये इसको रिप्रेजेंट कर पाएगा सही सही। समझ में आई बात? ठीक है, तो कितना मोमेंट आ रहा था,
फोर्स तो 10 किलो न्यूटन की है, और ये जो 10 किलो न्यूटन की फोर्स है यहां से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, 1 मीटर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। तो ये तो फोर्स है ही 10 किलो न्यूटन की, और यहां पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो ये जो मोमेंट आ जाएगा कितना आ जाएगा, 10 किलो न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी 10 किलो न्यूटन मीटर। 10 किलो न्यूटन की फोर्स और 1 मीटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंट आ जाएगा। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर ये जो फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, ये पहले थी यहां पर, और कितना मोमेंट जनरेट कर रही थी, 10 किलो न्यूटन इंटू 1 मीटर, 10 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है ना। तो ये मोमेंट आ गया 10 किलो न्यूटन मीटर का। चलो पहले ये बताओ, अब ये वाला डाउट सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक एक करके सारे डाउट समझेंगे, ठीक है। मैं रावण नहीं हूं कि 10 सिरों से 10 डाउट समझाऊंगा एक साथ। तो ये वाला डाउट क्लियर है सबको, कि ये वाला 10 किलो न्यूटन ये फोर्स है, और ये 10 किलो न्यूटन मीटर ये मोमेंट है, ठीक है। यूनिट भी देख लिया करो, यूनिट क्या है। तो ये क्लियर है। अगला डाउट बताओ क्या दिक्कत है, नेक्स्ट डाउट। अच्छा न्यूमेरिकल करा दें तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये क्या है, ये क्या है, ये न्यूमेरिकल नहीं है। चलो आगे चलते हैं। तो आर ए और आर बी कैलकुलेट कर लिए, आर ए और आर बी कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब यहां पर हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो आर बी यहां पर लग रहा है कितनी वैल्यू है, 6 किलो न्यूटन। आर बी इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन, ठीक है। आर ए इज इक्वल टू, आर ए कितना है यहां पर, 4 किलो न्यूटन। आर ए इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन, ठीक है ना। अब अगर आपको इस पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो यहां पर रिएक्शन है और इस पोर्शन में कोई भी लोडिंग नहीं है। जब इस पोर्शन में कोई भी लोडिंग नहीं है, यहां पर ट्रायंगुलर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, है ना। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी ट्रायंगुलर। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी ना, वो आ जाएगी आर बी इंटू 3, आर बी इंटू 3। आर बी की वैल्यू है 6 किलो न्यूटन और ये 3 मीटर, ठीक है। तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा यहां पर, 18 किलो न्यूटन मीटर। यहां पर हो जाएगा 18 किलो न्यूटन मीटर। ये वाला पार्ट क्लियर है सबको, ये वाला पार्ट क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगी वैल्यू 18 किलो न्यूटन मीटर, 18 किलो न्यूटन मीटर, ओके। अब जब इसके एक स्टेप और पार जाएंगे, तब देखा कि ये क्या कर रहा है, ये 10 किलो न्यूटन भी ऐड हो जाएगा इसमें। ये 10 किलो, 18 तक तो यहां तक आ गया था, है ना। इस वाले पोर्शन में यहां से यहां तक जब चलते आए तो 18 आ गया था, लेकिन जैसे ही इस 10 को ऐड करेंगे और इस सेक्शन पर जाएंगे, तो ये 10 क्या कर रहा है, इसको हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट दे रहा है। इट इज गिविंग हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट दिया, यानी यहां पर सीधे सीधे फॉल हो जाएगा 10 का, ठीक है। 10 किलो न्यूटन का फॉल हो जाएगा, ये इस तरह से गिर जाएगा नीचे, ठीक है। 10 किलो न्यूटन, तो यहां पर बचेगा सिर्फ 8 किलो न्यूटन, और यहां पर भी इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा 8 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब हमने ये यहां से कर लिया, यहां से कर लिया। एक बार इस तरफ से भी वेरीफाई कर लेते हैं कि ये यहां पर 8 ही आएगा क्या। अब देखो आर ए की वैल्यू थी 4 किलो न्यूटन, ठीक है, और यहां पर आएगा जीरो बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, क्योंकि ये हिंज है। अब यहां से जब यहां पर जाएंगे, तो फोर्स क्या है, 4 किलो न्यूटन, और इसकी वजह से जो मोमेंट आ जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 इंटू 2, यहां पर आ जाएगा 8 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरह का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक चीज हमने देखी थी कि जहां पर भी कंसेंट्रेटेड मोमेंट आ रहा होगा, वहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सडन चेंज देखने को मिलेगा, है ना। तो इस जगह पर शियर फोर्स डायग्राम में भी सडन चेंज देखने को मिल रहा है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी सडन चेंज देखने को मिल रहा ठीक है ना। तो यहां पर शियर फोर्स डायग्राम का आ, जो सडन चेंज आ रहा है, ये 10 किलो न्यूटन की वजह से आ रहा है, इस पॉइंट लोड की वजह से आ रहा है। यहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो सडन चेंज आ रहा है, वो इस 10 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट की वजह से आ रहा है। तो शियर फोर्स डायग्राम में चेंज कितना है, ये भी 10 का ही है, क्योंकि यहां पर पॉइंट लोड 10 किलो न्यूटन का है। शियर फोर्स डायग्राम में ये जो चेंज है, ये 10 किलो न्यूटन का क्यों है, क्योंकि यहां पर पॉइंट लोड 10 किलो न्यूटन का है। शेयर फोर्स डायग्राम में चेंज 10 किलो न्यूटन का क्यों है, क्योंकि पॉइंट लोड 10 किलो न्यूटन का है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में 10 किलो न्यूटन मीटर का चेंज क्यों है, क्योंकि यहां पर कंसंट्रेटेड मोमेंट 10 किलो न्यूटन मीटर का है। समझ में आई बात। यस,
यहां पर कंसंट्रेटेड मूवमेंट की वजह से बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में सडन चेंज आएगा। क्लियर टू ऑल? ये मूवमेंट वहीं क्यों आई? क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ये मूवमेंट किस जगह पर ट्रांसफर करेगा? ये स्पाइडरमैन की तरह जाला तो नहीं फेंक देगा, अरे मूवमेंट यहां पर आ रहा है, वैसे उसने हाथ से करके जाला मूवमेंट का जाला यहां फेंक दिया तो यहां लगने लग जाएगा। पॉइंट लोड की क्वेश्चन देखो, पॉइंट लोड की वजह से अगर यूडीएल हो तो क्या करेंगे सर? पॉइंट लोड की वजह से यूडीएल हो तो क्या करेंगे सर? सर लंच के टाइम पे डिनर कर रहे हो तो क्या करेंगे सर? कहां से लाते हो ऐसे डाउट? पॉइंट लोड की वजह से यूडीएल हो तो क्या करेंगे? चलो डन है, ये वाला समझ में आ गया सबको? क्लियर? आगे चलते हैं। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया, तो जब हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते टाइम हमको दिखाई दिया कि किसी जगह पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू जो है जीरो हो रही है ना? किसी जगह पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू जीरो हो रही है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो कंटिन्यूअस कर्व है उसके अंदर जहां पर भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का साइन चेंज हो रहा होगा, यानी वो जीरो जा रहा होगा, जब जीरो जा रहा होगा तो उस पॉइंट को कहेंगे, जिस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंज हो रहा है उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है, विल कॉल इट एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। क्लियर है ना? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो सपोज इस तरह का हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कर्व था, ये कोई बीम जा रही थी, है ना? और इस ये रेफरेंस लाइन है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो कर्व बन रहा था, अबे पतला ही नहीं हो रहा, ऐसे होगा क्या? वाह। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो कर्व बन रहा था वो कुछ इस तरह से बन रहा था, या हो सकता है इस तरह से बन रहा हो, ऐसे जैसे भी बन रहा होगा। तो जिस जगह पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है, जहां पर भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा होगा, ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ठीक है ना? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्लियर है सबको? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज क्लियर? अच्छा, एक डाउट मुझे आ रहा है कि रात का खाना अगर सुबह खाएंगे तो उसको डिनर कहेंगे या ब्रेकफास्ट कहेंगे? रात का खाना बासी बचा हुआ खाना सुबह खाएंगे तो उसको ब्रेकफास्ट कहेंगे, डिनर कहेंगे? चलो, तो ये तो था पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। अब हमारे पास बीम थी, और बीम के अंदर डिफ्लेक्शन, बीम के अंदर जो डिफ्लेक्टेड शेप बन रहा था, ठीक है, बीम के अंदर जो डिफ्लेक्टेड शेप बन रहा था, वहां पर इसी पॉइंट को, डिफ्लेक्टेड शेप के अंदर इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये हमारे पास बीम थी, और सेम पॉइंट रहेगा, सेम पॉइंट, पॉइंट अलग अलग नहीं रहेंगे। लेकिन जब हमने इसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में शो किया, सेम पॉइंट्स को जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में शो किया, तब इनको बोला पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। अब इन्हीं पॉइंट्स को हमने इलास्टिक कर्व या डिफ्लेक्टेड कर्व में शो किया, तब इनको कहेंगे हम, क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है ना? तो ये था इलास्टिक कर्व बीम का। मान लो ये कैंटिलीवर बीम थी या कैसी भी बीम थी, तो यहां पर बीम इस तरह से जा रही थी, ठीक है ना? तो इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दीज पॉइंट्स विल बी कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा, ये बताओ, क्या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की लोकेशन अलग अलग होगी या लोकेशन सेम होगी? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की लोकेशन सेम होगी या अलग अलग होगी? सेम सेम लोकेशन पर एक्ट करेंगे, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहां पर बन रहा है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहां बन रहा है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बन रहा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर।
ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बन रहा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ बन रहा है, बीम का जो इलास्टिक कर्व होगा, ठीक है, लोकेशन सेम रहेगी, है ना, उसी लोकेशन को ही हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलेंगे, उसी लोकेशन को ही हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कब बोलेंगे, जब हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर इन कर्व्स को आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये वाले कर्व हो गए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। अब बीम के इलास्टिक कर्व के अंदर जब इन्हीं को आइडेंटिफाई कर लिया, या इलास्टिक कर्व कहें या डिफ्लेक्टेड शेप कहें, इन्हीं को आइडेंटिफाई कर लिया, तो इसे कहेंगे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इज इट क्लियर, सबको क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, रिपीट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वही पॉइंट है जहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जीरो हो रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अलग नहीं है। लेकिन समझ में आई बात, जहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जीरो हो रहा है या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम साइन चेंज कर रहा है, उसी को ही पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी बोलते हैं और उसी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, सेम पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ही है, ठीक है। कौन सी जगह पर आ रहा है, जहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो हो रहा है या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम साइन चेंज कर रहा है, जहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम साइन चेंज कर रहा है, वहीं पर इन पॉइंट्स को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलेंगे और इन्हीं पॉइंट्स को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हमने बनाया कहां पर है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर बनाया है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां बनाया है, इलास्टिक कर्व या डिफ्लेक्टेड शेप के अंदर। अब ये इलास्टिक कर्व और डिफ्लेक्टेड शेप क्या होता है, बीम के ऊपर लोडिंग लगी, हमारे पास बीम है, बीम के ऊपर लोडिंग लगा दी, ये बीम है, ठीक है, और बीम के ऊपर हमने लोडिंग लगा दी, बीम के ऊपर लोडिंग लगा दी, लेट अस से ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, तो बीम के ऊपर यहां पर कुछ इस तरह से ऐसे करके लोडिंग लगा दी, ठीक है। जब बीम के ऊपर लोडिंग लगा दी है तब बीम कुछ डिफ्लेक्ट होगी ना, बीम कुछ डिफ्लेक्ट होगी। इतनी देर से डिफरेंस ही बता रहा हूं, तुम सुनते क्यों नहीं हो, डिफरेंस बता दिया, 3-4 बार बता दिया डिफरेंस। क्या डिफरेंस है दोनों में बताओ, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर में, आप लोग बताओ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर में और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में डिफरेंस क्या है, टेल मी द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? आ गया समझ में, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब इसका डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्टेड शेप कैसे बनेगा, देखो यहां पर रोटेशन हो सकता है ना, इसका इस जगह पर रोटेशन हो सकता है, कैसा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट, तो यहां पर रोटेशन हो सकता है, ठीक है ना। ये क्या, ये वाला पॉइंट ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता, नीचे जा सकता है, नहीं जा सकता, ये पॉइंट यहीं का यहीं रहेगा, लेकिन यहां पर रहते हुए इसका रोटेशन हो सकता है, ठीक है ना, है ना, यस, यहां पर रहते हुए रोटेशन हो सकता है इसका। अब यहां पर देखते हैं, ये वाला पॉइंट ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता, नीचे जा सकता है, नहीं जा सकता, ठीक है, ना ऊपर जा सकता ना नीचे जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ठीक है। क्या यहां पर रोटेशन हो सकता, यहां पर रोटेशन अलाउड है, यहां पर रोटेशन भी अलाउड नहीं है, तो यहां पर रोटेशन भी अलाउड नहीं है। अब इस लोड की वजह से क्या होगा, बीम डिफ्लेक्ट होना चाहेगी नीचे की तरफ, यहां पर बीम नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होना चाहेगी, यहां पर इस लोड की वजह से भी नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होना चाहेगी, तो यहां पर तो रोटेशन हो जाएगा, बीम इस तरह से रोटेट करेगी, ठीक है ना। लेकिन यहां पर रोटेशन नहीं होगा, तो यहां पर सीधी सीधी जाएगी, लेकिन थोड़ी सी नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगी लोडिंग की वजह से, और इस तरह का डिफ्लेक्टेड शेप बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरह का डिफ्लेक्टेड शेप बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो डिफ्लेक्टेड शेप बन रहा है ना, समझ में आ रहा है कि ये जो डिफ्लेक्टेड शेप है ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि अगर लोडिंग लग रही है तो बीम किस तरह से डिफ्लेक्ट हो रही होगी, ठीक है ना। इसी को कहते हैं हम इलास्टिक कर्व, या इसी को कहते हैं हम डिफ्लेक्टेड शेप। दिस कर्व इज कॉल्ड एज इलास्टिक कर्व या फिर डिफ्लेक्टेड शेप, इसको हम इलास्टिक कर्व या और वी कॉल इट एज डिफ्लेक्टेड शेप, इलास्टिक कर्व या डिफ्लेक्टेड शेप कहते हैं, ठीक है। मतलब कि लोडिंग की वजह से बीम डिफ्लेक्ट हो रही होगी, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, ये हो गया हमारा डिफ्लेक्टेड शेप। असलियत में इतना नहीं होगा। रोटेशन कैसे होगा, ये हिंज सपोर्ट है। आप चैप्टर 2 की सबसे शुरुआत में जाके देखो, हमने टाइप्स ऑफ सपोर्ट देखा था, टाइप्स ऑफ सपोर्ट में हमने लिख रखा है कि यहां पर रोटेशन अलाउड है, हिंज सपोर्ट पर रोटेशन अलाउड है लिख रखा है, ठीक है ना। यहां पर रोटेशन अलाउड नहीं है,
तो यहां पर मोमेंट जनरेट होगा, यहां पर मोमेंट जनरेट नहीं होगा क्योंकि रोटेशन अलाउ कर दिया, इसलिए यहां पर मोमेंट जनरेट नहीं होगा। लेकिन यहां पर मोमेंट जनरेट होगा क्योंकि यहां पर रोटेशन इज नॉट अलाउड, रोटेशन को हमने रोक के रखा है। जब रोटेशन को रोक के रखा है तो मोमेंट लगा के ही रोक रहे होंगे ना, तो यहां पर मोमेंट जनरेट हो जाएगा। ठीक, चलो, तो ये हो गया इलास्टिक कर्व। अब अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं, ठीक है ना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैं बनाऊं, इफ आई ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, लेट मी ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देता हूं। आई विल ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, चलो, आई विल ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेफरेंस लाइन। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा ये कुछ पार्ट तक ऐसा सीधा जाएगा, यहां पर सीधा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। स्ट्रेट क्यों जाएगा, क्योंकि यहां इस लोकेशन में कोई लोडिंग नहीं है, देयर इज नो लोडिंग। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटी बना रहा हूं, यहां पर कोई लोडिंग नहीं है ना। और यहां पर जाके थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, मान लो इस तरह से, इस तरह से हुआ। ठीक है, ऐसा बना। और फिर इतने पार्ट में, इतने पार्ट में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज पैराबोलिक। ये वाले पार्ट में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो पैराबोलिक होगा, और ये पैराबोलिक ऐसे बन गया। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि यूडीएल की वैल्यू कितनी है, और ठीक है, इस तरह से मान लो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। ठीक है, इस तरह से। तो यहां तक तो पैराबोलिक वेरिएशन है, इतने पार्ट तक, इतने पार्ट तक ये पैराबोलिक है 2 डिग्री, है ना। और यहां पर ये पूरा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। इस तरह का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन करने मत बैठना कि सर ये कैसे हो गया या क्या हो गया। और यहां पर तो सपोर्ट आएगा। ठीक है, तो यहां पर भी, यहां पर तो और बेंडिंग मोमेंट होगा एक्चुअली ना। रुको 1 मिनट, देखो अभी हम ये नहीं सीख रहे हैं कि सर ये इस तरह का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे आ रहा है। ठीक है ना, बस ये समझ लो कि ये आ रहा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इस तरह का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ रहा है। ठीक है, नाउ व्हेन वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पॉइंट लोड पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में वर्टिकल चेंज आता है आदित्य? हाँ, हाँ, फिक्स्ड साइड पे जीरो नहीं होगा, कुछ है तो हम वो हमने बना दिया। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह का आ गया हमारे पास, है ना। जिस पॉइंट पर ये साइन चेंज कर रहा है ना, जिस जिस पॉइंट पर ये साइन चेंज कर रहा है, इसको क्या कहेंगे, इस पॉइंट को क्या कहेंगे? इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ठीक है, इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। अब जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मिल गया, जहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जीरो हो गया, सेम पॉइंट इलास्टिक कर्व के अंदर क्या हो जाएगा, इसी सेम पॉइंट को इलास्टिक कर्व के अंदर क्या कहेंगे, इसी पॉइंट को इलास्टिक कर्व के अंदर कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दिस सेम पॉइंट विल बी कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन इलास्टिक कर्व। ये सेम पॉइंट ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर है ये चीज, है ना। तो जब इसको हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में बनाया तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। उसी पॉइंट को ही जब हमने रिप्रेजेंट किया इलास्टिक कर्व के अंदर, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। इतना ही अंतर है दोनों में, बस बस इतना ही अंतर है। मुझे नहीं पता ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव आया, कैसे आया, नेगेटिव आया, इसकी अभी मैं क्या समझने की कोशिश कर रहा था कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होंगे, बस। ठीक है, ये समझना था, ये समझ लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अब एक ना क्वेश्चन करते हैं ओवर हैंगिंग बीम का, ओवर हैंगिंग बीम का क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन ऑफ ओवर हैंगिंग बीम। ठीक है ना, तो हमारे पास एक ओवर हैंगिंग बीम है,
ओवरहैंगिंग बीम के ऊपर हमारे पास यूडीएल एक्ट कर रहा है और दोनों तरफ से जो डिस्टेंस है ये इक्वल ओवरहैंग है, ये ए है और ये भी ए है, ठीक है। दिस दिस लेंथ इज स्मॉल एल, ये स्मॉल एल है, ठीक है ना। अब इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा ये समझते हैं, ठीक है। लेट अस ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम। वैसे ना इसमें ना आप लोगों का दिमाग खाली हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसीलिए ना मैं इसको करा नहीं रहा, डेरिवेशन को इसको करा नहीं रहा, क्योंकि ना पूरा सेशन निकल जाएगा इसके अंदर। और जो काम की चीज़ है ना वो बस ये है कि वैल्यूज याद करनी है, काम की चीज़ बस इतनी है कि वैल्यूज याद करनी है। तो मैं कराऊं या ना कराऊं, आपका पूरा लेक्चर बर्बाद हो जाएगा इसको कराने में। बताओ, आप लोग बताओ, लेक्चर पूरा खराब करने तैयार हो क्या? अभी 6:30 तो वैसे ही हो गए हैं, 6:40 हो गए हैं, मत कराएं ना, ठीक है। वैल्यूज याद करनी है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का ना आपको मतलब मेन क्रक्स बता देता हूँ क्या है, मेन क्रक्स बता देता हूँ क्या है। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो मेन क्रक्स है ये समझो आप। हम्म, ठीक है। सो अच्छा, पहले शॉर्ट ट्रिक से शेयर फोर्स डायग्राम बना लें इसका, है ना। शॉर्ट ट्रिक से शेयर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। तो शेयर फोर्स डायग्राम देखो किस तरह का बनेगा। शेयर फोर्स डायग्राम लीनियर होगा या नहीं होगा? शेयर फोर्स डायग्राम विल बी लीनियर और नॉट? केवल वैल्यू याद कर लो, ऑब्जेक्टिव में तो आप वैल्यू याद करने को आएगी ना। ऑब्जेक्टिव में आपके पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा कि आप आधा घंटा लगाओ और सॉल्व करो, ठीक है। आप ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम रहेगा कि आप इस पे आधा घंटा लगा के सॉल्व करो? हाँ, इसके दोनों चारों केस बता देंगे, पांचों केस बता देंगे, 25 केस होंगे इसके, 25 केस बता देंगे, ठीक है। तो ये बता दो, शेयर फोर्स डायग्राम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। जब हम यहां से यहां तक जा रहे हैं, यहां से यहां तक जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट तक जा रहे हैं, तो ये बता दो शेयर फोर्स डायग्राम किस तरह से वेरी करेगा। शेयर फोर्स डायग्राम विल गो डाउन, लीनियर होगा, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये कैसा दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड टाइप, डाउनवर्ड लोडिंग है, डाउनवर्ड लोडिंग है। शॉर्ट ट्रिक से देखो तो डाउनवर्ड लोडिंग है, तो ये इस तरह से आएगा। और अगर साइन कन्वेंशन से देखो तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से शेयर फोर्स डायग्राम बन जाएगा यहां पर इतने पार्ट के लिए। इतने पार्ट का शेयर फोर्स डायग्राम क्लियर है कि नहीं है? इतने पार्ट का शेयर फोर्स डायग्राम सबको क्लियर? ठीक है, क्लियर। चलिए, ये जो वैल्यू आई है ये कितनी आई है? व्हाट इज दिस वैल्यू? वैल्यू आई है -WA, कोई दिक्कत? -WA, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर। अच्छा, सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट अस से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, ठीक है ना। तो सपोर्ट रिएक्शन RB प्लस RC विल बी इक्वल टू हाउ मच? टोटल लोड, टोटल लोड कितना होगा? टोटल अपवर्ड, टोटल जो डाउनवर्ड लोड लग रहा है यूडीएल की वजह से, ये होगा यूडीएल की इंटेंसिटी इंटू लेंथ। लेंथ क्या है? 2A प्लस एल, 2A प्लस एल। नाउ RB और RC दोनों बराबर बराबर होंगे क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो RA और RB और RC ये दोनों बराबर बराबर होंगे। तो RB और RC बराबर बराबर होंगे, इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें तो WA प्लस L/2 ये आ जाएगी वैल्यू, है ना। इसी को ही बस 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया, सिंपल। तो RB और RC पता चल गए, RB और RC पता चल गए, ठीक है। तो दिस इज वैल्यू ऑफ RB यहाँ पर, और RC की वैल्यू। अब जब यहाँ पर -WA आया है, अब ये वाला जो सपोर्ट है ये कितना जा रहा है ऊपर? WA प्लस WL/2, WA प्लस WL/2। जब ये WA ऊपर गया तो ये 0 पहुंच गया, फिर इसके बाद WL/2 और ऊपर जाएगा, हाँ कि ना? है ना, यहां पर था -WA, -WA था, ठीक है। अब इस
यहां पर जो सपोर्ट रिएक्शन है ये कितना ऊपर पहुंचा रही है, ये इसको ऊपर पहुंचा रही है डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू एल बाय टू, इसको ब्रैकेट ओपन कर लिया, ठीक है ना। तो यहां पर डब्ल्यू ए जब ऊपर पहुंचाया इसने, माइनस डब्ल्यू ए से डब्ल्यू ए ऊपर पहुंचाया तो ये जीरो पे पहुंच गया। और फिर डब्ल्यू एल बाय टू और ऊपर पहुंचाया, जब डब्ल्यू एल बाय टू और ऊपर पहुंचाया तो ये टोटल ओवरऑल कितना ऊपर पहुंच गया है, ये डब्ल्यू एल बाय टू ऊपर पहुंच गया, ठीक है। ये यहां पर पहुंच गया डब्ल्यू एल बाय टू ऊपर, तो दिस वैल्यू विल बी डब्ल्यू एल बाय टू, डब्ल्यू एल बाय टू, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम यहां से देखते हैं, जब हम यहां से देख रहे हैं तो देखा कि ये वाला जो पार्ट है ना ये भी एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, ठीक है। ये क्या करा रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट। देखो यहां तक हो गया ना, अब इसके आगे यहां से चालू करते हैं, ठीक है। यहां से चालू कर रहे हैं तो इस सेक्शन पर हमने, इस सेक्शन पर देख रहे हैं, जब इस सेक्शन पर देख रहे हैं तो इतना इतना जो यूडीएल है ना ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है यानी ये पॉजिटिव दे रहा है। तो जैसे जैसे यहां से यहां तक जाते जाएंगे ये पॉजिटिव आता जाएगा, कितना पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस डब्ल्यू ए, तो प्लस डब्ल्यू ए पॉजिटिव आ जाएगा। तो जितना ये माइनस डब्ल्यू ए नेगेटिव गया था उतना ही ये प्लस डब्ल्यू ए पॉजिटिव चला जाएगा, यस और नो, ये आ जाएगा प्लस डब्ल्यू ए पॉजिटिव, ठीक है। तो दिस विल बी प्लस डब्ल्यू ए, ये आ जाएगा प्लस डब्ल्यू ए पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पर देखो जब हमने यहां से इसको क्रॉस किया ना तो ये आरसीबी का कैलकुलेट करना पड़ेगा, आरसीबी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो आरसी क्या करा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, आरसी की वजह से टेंडेंसी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और क्योंकि ये पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड की वजह से देयर विल बी सडन चेंज, देयर विल बी सडन चेंज पॉइंट लोड की वजह से, है ना। और जब यहां पर इस सेक्शन पर देख रहे हैं, इस सेक्शन पर, तब ये क्या कर रहा है, आरसी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है। तो ये यूडीएल तो क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा था इसलिए इसका पॉजिटिव आया था, लेकिन आरसी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है इसलिए इसकी वजह से नेगेटिव आ जाएगा, माइनस कर देंगे। तो माइनस कितना हो जाएगा यहां पर, डब्ल्यू ए और एल बाय टू। तो जब इसमें से प्लस डब्ल्यू ए में से डब्ल्यू ए माइनस हो जाएगा तो ये जीरो पर चला जाएगा, और फिर डब्ल्यू एल बाय टू और नीचे करेंगे तो ये माइनस डब्ल्यू एल बाय टू हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल नीचे कितना चला गया, टोटल नीचे चला गया, टोटल नीचे चला गया डब्ल्यू एल बाय टू, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी इसकी यहां पर ये आ जाएगी माइनस डब्ल्यू एल बाय टू, माइनस डब्ल्यू एल बाय टू, ठीक है। तो यहां से आ गई थी माइनस डब्ल्यू ए और यहां पर प्लस डब्ल्यू एल बाय टू, यहां पर आ गई थी प्लस डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू एल बाय टू, और फिर इसके बीच में तो लीनियर वेरिएशन होगा, इसके बीच में लीनियर वेरिएशन होगा। तो यहां से यहां तक लीनियर वेरिएशन होगा क्योंकि क्या है, ये यूडीएल है, यूडीएल की वजह से लीनियर वेरिएशन होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना के जोड़ देंगे। तो यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन बना के जोड़ दिया, ये आ गया हमारा शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम ये आ गया, क्लियर है। सो दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, एक मिनट, तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। जब समझाया करें तो बस समझने की कोशिश किया करो, उस टाइम पे फालतू के डाउट मत पूछा करो, है ना। और डाउट के लिए ना डाउट इंजन है, आप कमेंट में जो डाउट इंजन है ना वहां पर आप डाउट पूछा करो, क्लास का फ्लो नहीं बिगड़ेगा। वरना आपके जो छोटी छोटी ये सब चीजें आती रहती है ना उनमें ही हम उलझे रह जाएंगे और फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। प्लस डब्ल्यू ए नहीं समझ में आया, किस लोकेशन पर, ए बी सी डी, कहां पर प्लस डब्ल्यू ए नहीं, यहां पर प्लस डब्ल्यू ए नहीं समझ में आया। शियर फोर्स की साइन कन्वेंशन देखो क्या है, जब हम इस लोकेशन पर शियर फोर्स देख रहे हैं, इस लोकेशन पर देख रहे हैं कितना शियर फोर्स आ रहा है, और राइट साइड की सारी ट्रांसवर्स फोर्सेस का समेशन कर देंगे। तो इस लोकेशन पर देख लेते हैं, ठीक है, इस लोकेशन पर देख लेते हैं। तो राइट साइड की तरफ जितनी भी ट्रांसवर्स फोर्स है कितनी है, लोडिंग इंटेंसिटी इनटू लेंथ, ये आ जाएगा ना टोटल लोड, ठीक है। तो कितना आ रहा है, ये W इंटू ए आ रहा है, W इंटू ए, ये मैग्नीट्यूड तो क्लियर है, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव क्यों है, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इतने एलिमेंट का ये रोटेशन यूडीएल जो है ये कैसे करा रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है ना। इस एलिमेंट का रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर सब कुछ, कोई दिक्कत। अच्छा, डब्ल्यू एल बाय टू कैसे आया, ये सब कुछ मैंने बताया। आप खुद से क्वेश्चंस जितने भी मैं देता हूं ना, आप खुद से भी एक बार लिख के प्रैक्टिस किया करो, लिख के प्रैक्टिस करो। जहां पर नहीं समझ में आए वहां पर आप पीडीएफ देख लो, फिर पीडीएफ से भी समझ में नहीं आए तो वीडियो सॉल्यूशन देख लो। मैंने दो कॉमन नहीं निकाला, तुमने सुनने में गलती कर दी सुमित। मैंने कहा कि आरबी प्लस आरसी इक्वल टू ये है, दोनों मिला के इतना है,
और आरबी और आरसी बराबर बराबर होंगे, तो यहां पर देखो प्लस आ रहा है, यहां पर प्लस आ रहा है, यहां पर इक्वल टू आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मैंने आधा किया है, कॉमन नहीं निकाला। पॉइंट सी पर रिपीट कर दें, अगर मैं ना 25 बार भी रिपीट कर दूंगा तो फिर 26वीं बार कह दोगे सर इस पॉइंट पर ये रिपीट कर दो। ठीक है, आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करके देखा करो, जब आप खुद से सॉल्व करोगे ना तब चीजें क्लियर होंगी। ऐसे सुनने सुनने से सब क्लियर नहीं होता, टेक्निकल चीजें हैं ये कोई कहानी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको आगे भी चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी बहुत सारा सिलेबस है, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। यहीं पर बैठे रहेंगे तो आगे का सिलेबस कैसे होगा। ठीक है, नाउ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप ये बताओ, इतने पार्ट में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा कैसा बनेगा, पैराबोलिक। इतने पार्ट में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा कैसा बनेगा, पैराबोलिक। इतने पार्ट में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा कैसा बनेगा, पैराबोलिक। ठीक है, तो इतने पार्ट में, इतने पार्ट में, इतने पार्ट में, सारे के सारे पार्ट में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक बनेगा, क्योंकि यूडीएल एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो पैराबोलिक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा। अब यहां पर अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट सपोर्ट कैलकुलेट करूं, ठीक है ना, तो सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट्स, बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट्स बताओ जरा कितना हो जाएगा। सपोर्ट्स पर बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा। सपोर्ट्स पर बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू आ जाएगी, देखो अगर आप यहां से देखो माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू, अगर अगर आप यहां से देखो माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू, दोनों तरफ से माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू। अब ये चीज तो याद हो गई होनी चाहिए, अभी तक कितने सारे देख लिए हमने, ठीक है ना। तो यहां पर सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट एट बी और बेंडिंग मोमेंट एट सी दोनों बराबर बराबर आ जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू, यहां पर एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे, ए रख देंगे। सो इट विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय टू। ठीक है, सो बेंडिंग मोमेंट एट बी और बेंडिंग मोमेंट एट सी दोनों कितने हो जाएंगे, माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय टू। क्लियर है, ठीक। चलिए, तो सपोर्ट्स पर आ गया बेंडिंग मोमेंट, है ना। यहां पर शियर फोर्स किस जगह पर जीरो हो रही होगी, क्या आप सोच सकते हो, क्या आप बता सकते हो यहां पर शियर फोर्स किस जगह पर जीरो हो रही है। बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट इज जीरो, बहुत बढ़िया। ठीक है नंदलाल कुमार क्यों जीरो, क्यों जीरो, बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट क्यों जीरो, क्योंकि ये हिंज है इसलिए, क्योंकि ये हिंज है इसलिए। हाँ, तो शियर फोर्स मिड पॉइंट पर जीरो हो रही है। शियर फोर्स अगर मिड पॉइंट पर जीरो हो रही है तो यहां पर मिड पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा होगा, ठीक है ना। मतलब ये हॉरिजॉन्टल हो रहा होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा होगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर मिड पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं, लेट अस से दिस पॉइंट इज एम। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, आराम से कैलकुलेट करते हैं, शांति से, इत्मीनान से, क्योंकि यहां पर गलती होने के चांसेस हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट मिड पॉइंट एम एम कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, देखो यहां से पूरा का पूरा लोड, ठीक है, इतना, इसकी वजह से, इस यूडीएल की वजह से कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा, माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू। ठीक है ना, ये आ जाएगा माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू। कोई दिक्कत क्या, बस एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी रखनी पड़ेगी, ए प्लस एल बाय टू। एक्स की वैल्यू हम रखेंगे ए प्लस एल बाय टू। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, ए प्लस एल बाय टू रख देंगे। अब ये तो हो गया यूडीएल की वजह से, रिएक्शन एट सी की वजह से, आर सी की वजह से, आर सी की वजह से कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस आर सी इंटू व्हाट इज दिस डिस्टेंस, एल बाय टू, आर सी इंटू एल बाय टू। कोई दिक्कत इस वाले स्टेप में, कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ। बेंडिंग मोमेंट एट मिड पॉइंट, ये यूडीएल की वजह से देखा तो माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू, और फिर आरसी की वजह से देखा तो प्लस आरसी इंटू एल बाय टू। ये एल था टोटल और ये एल बाय टू। ठीक है, मिड पॉइंट पर ये हो जाएगा एल बाय टू। ठीक है ना, तो ये बेंडिंग मोमेंट एट मिड पॉइंट, ये फॉर्मूला आ गया। अब बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन ये आ गई है, यहां पर एक्स की वैल्यू रख लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, एक्स यहां से यहां तक का रखना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एल बाय टू। एक्स यहां पर रखना पड़ेगा ए प्लस एल बाय टू। कोई दिक्कत,
यहां पर कैलकुलेट करना है, इतने पूरे यूडीएल की लेंथ लेनी पड़ेगी। इतने पूरे यूडीएल की लेंथ क्या है, ए प्लस एल बाय टू, राइट। तो ए प्लस एल बाय टू, सो बेंडिंग मोमेंट एट मिड पॉइंट विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ए प्लस एल बाय टू होल स्क्वायर बाय टू प्लस आर सी की वैल्यू कितनी है, आर सी है डब्ल्यू इंटू ए प्लस एल बाय टू, ये हो जाएगी डब्ल्यू इंटू ए प्लस एल बाय टू। ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर बेंडिंग मोमेंट एट मिड पॉइंट, चलिए ये वैल्यू आ गई है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ए प्लस एल बाय टू अगर कॉमन ले लेंगे और अगर डब्ल्यू भी कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ए बाय टू प्लस एल बाय फोर और प्लस वन ना, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट मिड पॉइंट तो ये आ गया, एल बाय टू भी तो होगा, वही तो मैं कह रहा हूं, आरसी है, आरसी इंटू एल बाय टू भी तो करेंगे, है ना। तो डब्ल्यू ए प्लस एल बाय टू इंटू एल बाय टू होगा। ठीक है, वेरी गुड, यही तो मैं चाहता था, आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, है ना। सो डब्ल्यू बाय टू और ए प्लस एल बाय टू ये कॉमन लिया जब, तो यहां पर अंदर क्या बचा, माइनस ए माइनस एल बाय टू, है ना, और ये बचा प्लस एल, ये बच गया, है ना। तो यहां पर आया डब्ल्यू बाय टू ए प्लस एल बाय टू, फिर यहां पर बचा एल बाय टू माइनस ए, तो ये बचा डब्ल्यू बाय टू, यहां पर आया एल स्क्वायर बाय फोर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आ गया बेंडिंग मोमेंट एट मिड पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट एट मिड पॉइंट। समझ में आई ये बात? ठीक है, ये समझ में आया कैसे हुआ। यहां पर मैंने क्या किया, इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो W कॉमन आ गया, डिवाइडेड बाय टू कॉमन आ गया, L बाय टू कॉमन आ गया। ठीक है, तो अब इसमें से तो W बाय टू ए प्लस एल बाय टू कॉमन आ गया, अब यहां पर क्या बचा, देखो ये माइनस साइन के साथ था, तो माइनस ए माइनस एल बाय टू बचा। ठीक है ना, ये इसमें से बचा, माइनस ए और माइनस एल बाय टू इसमें से बचा, ये यहां पर लिख लिया। ठीक है, अब इसमें से क्या बचा, इसमें डब्ल्यू कॉमन आ गया, टू कॉमन आ गया, ए प्लस एल बाय टू कॉमन आ गया, यहां पर क्या बचा, अकेला प्लस एल बचा। ठीक है ना, तो ये अगर आपको लग रहा है कि सर ने यहां पर स्क्वायर था, यहां पर स्क्वायर नहीं है, ऐसा नहीं है, यहां पर इसका ए प्लस एल बाय टू एक कॉमन ले चुके हैं, बाकी फिर माइनस ए और माइनस एल बाय टू, माइनस ऑफ ए प्लस एल बाय टू ये रहा। ठीक है ना, होल स्क्वायर कैसे कॉमन आ जाएगा, यहां पर भी अगर होल स्क्वायर होगा तभी तो कॉमन आ पाएगा ना, यहां पर तो ए प्लस एल बाय टू की पावर वन है और यहां पास ए प्लस एल बाय टू की पावर टू है, तो इनमें से एक ही कॉमन आ पाएगा, एक तो बचा रह जाएगा फिर यहां पर। ठीक है, क्लियर। अगर कोई भी क्लास मिस हो जाया करे तो आप ना घर पे बैठ के रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया करो, कितनी सारी फैसिलिटी है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो। ऑफलाइन में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अगली क्लास जाने से पहले रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया। चलिए, तो ये आ गया। अब यहां पर एक बात बताओ, बेंडिंग मोमेंट एट मिड पॉइंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बेंडिंग मोमेंट एट मिड पॉइंट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? हाँ, बेंडिंग मोमेंट एट मिड पॉइंट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? अब डिपेंड करता है एल स्क्वायर बाय फोर और ए स्क्वायर की वैल्यू पे, है ना। तो यहां पर हमारे पास तीन केस बन जाएंगे, कितने केस बन जाएंगे, तीन केस बन जाएंगे। क्या क्या तीन केस बन जाएंगे, तीन केस क्या क्या बन जाएंगे, इफ एल बाय टू इज ग्रेटर देन ए, इफ एल बाय टू इज ग्रेटर देन ए, तो क्या हो जाएगा, एल बाय टू अगर ए से बड़ा है तो एल बाय टू, देखो एल बाय टू क्यों, क्योंकि ये डिवाइडेड बाय फोर है ना, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं ऐसे लिख देता हूं, एल बाय टू का स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना,
तो अगर एल बाय टू ए से बड़ा है तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये ओवरऑल अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट मिड पॉइंट एम एम, बेंडिंग मोमेंट एट मिड पॉइंट एम एम इज पॉजिटिव, ठीक है ना। दूसरा केस क्या, कि अगर इफ एल बाय टू इज इक्वल टू ए, अगर एल बाय टू ए के बराबर है तो बेंडिंग मोमेंट एट मिड पॉइंट एम एम जीरो के बराबर हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तीसरा केस, अगर एल बाय टू छोटा है ए से, एल बाय टू अगर ए से छोटा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बड़ा है एल बाय टू से। ये तो वही बात होगी सीआईडी वाली, अगर ये उसका भाई है तो फिर ये उसकी बहन हुई, वाह वाह। नहीं, अगर एल बाय टू ए से छोटा है तो ए एल बाय टू से बड़ा हो जाएगा, यानी ये जो बड़ी वैल्यू है ये छोटी में से माइनस कर देंगे तो ओवरऑल माइनस बचेगा, ये माइनस बचेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी नेगेटिव, तो बेंडिंग मोमेंट एट मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एम एम विल बी इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहां पर ये तीन केस बन जाएंगे। तो मिड पॉइंट पर क्या हो जाएगा, तीन केसेस बन सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वाले, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहां तक तो ये वाला जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा ना, यहां से यहां तक, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय टू ही होगा दोनों तरफ से। दिस विल बी माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय टू, ये भी होगा माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय टू। लेकिन अब इतने पार्ट के ना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के तीन केस बन जाएंगे। क्या क्या केस बन जाएंगे, एक केस तो ये होगा कि ये पॉजिटिव हो गया, दूसरा केस ये होगा कि ये जीरो हो जाए, ठीक है, और तीसरा केस ये हो जाएगा कि ये नेगेटिव हो जाए, ठीक है ना। तो पॉजिटिव होने की क्या कंडीशन है, पॉजिटिव होने की ये कंडीशन है एल बाय टू इज ग्रेटर देन ए है। जब एल बाय टू ए से बड़ा है तो ये जो बीच वाला होगा ना ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पर इस तरह से बनेगा। अगर एल बाय टू और ए दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, एल बाय टू इज इक्वल टू ए, तो ये यहां पर मिड पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और यहां पर अगर एल बाय टू लेस देन ए है तो ये नेगेटिव रह जाएगा, जीरो से भी कम रह जाएगा। समझ में आया, ये तो आज तक किसी ने मुझे बताया नहीं कॉलेज में। धन्यवाद गुरुजी, ठीक है, थैंक यू सो मच, मतलब वेलकम, ठीक है। तो ये आप लिख लो इसको, टाइम पार हो गया, अभी पार नहीं हुआ। बेंडिंग मोमेंट नहीं समझ में आया, इसीलिए तो मैं पूरा करा नहीं रहा था, टफ है ना, पूरा दिमाग लग गया। इसीलिए मैं ना क्रक्स कराने की सोच रहा था, लेकिन ना बच्चे कहते हैं, किसी ने कमेंट किया फिर कुछ ही मत पढ़ाओ, कुछ ही मत पढ़ाओ, जाने दो सब, ऐसे ऐसे करके बोल दिया किसी ने, तो फिर मैंने कहा कि यार करा ही देते हैं, अब इतना गुस्सा हो जाते हैं बच्चे। चलो, बहुत सारे बच्चों को क्लियर हो गया है और बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो जिनको क्लियर हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनको क्लियर नहीं हुआ तो अब क्या किया जाए, जिनको क्लियर नहीं हुआ, जिनको क्लियर नहीं हुआ वो लोग क्या कर सकते हैं, वो दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। चलो, अब देखो, इसके अंदर ना एक केस बनता है, एक केस क्या बनता है, ये वाला केस देखो। अब ऑब्जेक्टिव इसमें क्या 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 बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव एक तो ये बन जाता है कि यहां पर बोल दिया कि इस तरह से यूडीएल है ना, दो पॉइंट लोड लग रहे हैं, बताओ कि मिड पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट जीरो कब होगा, जब ए की वैल्यू इसके कितनी हो जाएगी, तो ए की वैल्यू एल बाय टू के बराबर हो जाएगी, ए की वैल्यू जब एल बाय टू के बराबर हो जाएगी तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाएगा, एल बाय टू इक्वल टू ए हो जाएगा, तो इधर पर बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा कई बार आया हुआ है, ठीक है, क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया ये। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा आता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बताता हूं। यहां पर ये पूछ लिया जाता है कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो मिनिमम आए, इसकी क्या कंडीशन है। देखो, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिनिमम आए इसकी क्या कंडीशन है, पहले तो यही समझ लो। दो केस बनते हैं, कंडीशन फॉर
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट टू बी मिनिमम पॉसिबल, मिनिमम पॉसिबल, और या फिर मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट दोनों बराबर हो जाएं तब की क्या कंडीशन है? ठीक है ना, मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट दोनों बराबर हो जाएं तब की क्या कंडीशन है? और कंडीशन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट टू बी मिनिमम पॉसिबल। सबसे पहले तो ऊपर वाली लाइन का ही मतलब नहीं समझ में आ रहा कि मैक्सिमम पॉसिबल बेंडिंग मोमेंट मिनिमम कैसे हो सकता है, समझते हैं। इस बीम में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन रहा है, इस बीम में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन रहा है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है अगर हम इन दोनों सपोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस कम या ज्यादा कर रहे हैं, है कि नहीं है? यहां पर जो सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट है ये ए की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब जैसे जैसे सपोर्ट्स को पास में लाते जाएंगे तो ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी, बताओ? ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे सपोर्ट्स को पास में लाते जाएंगे तो ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जब ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ये चीज समझ में आई? ठीक है ना। अगर इन दोनों सपोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए तो नेगेटिव वाला बेंडिंग मोमेंट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आ गई। अब बीच वाला बेंडिंग मोमेंट भी क्या इन दोनों सपोर्ट्स के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है? देखते हैं। तो मिड वाला जो बेंडिंग मोमेंट है, अगर हम ए की वैल्यू बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए तो यानी सपोर्ट्स पास में आते जा रहे हैं ना, सपोर्ट्स पास में आते जा रहे हैं तो ए की वैल्यू बढ़ती जा रही है और इस L/2 की वैल्यू कम होती जा रही है, यानी ए की वैल्यू बढ़ रही है तो यानी ये नेगेटिव की तरफ जाता जा रहा है, कम होता जा रहा है बेसिकली, है ना। और जब इसको ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं तब बीच वाला बेंडिंग मोमेंट बढ़ता जा रहा है। जब ए कम हो रहा है और L/2 बढ़ रहा है या एल बढ़ रहा है, जब ए कम हो रहा है और एल बढ़ रहा है तो यहां पर वाला बेंडिंग मोमेंट बढ़ रहा है, तो ये वाला बेंडिंग मोमेंट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सबसे ज्यादा कब हो जाएगा? जब ये एकदम यहां पर पहुंच जाएगा। समझ में आई बात, है ना। तो जब ये जो दोनों सपोर्ट्स जो हैं, दोनों सपोर्ट्स एकदम कॉर्नर पे पहुंच जाएंगे तब ये वाला बेंडिंग मोमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा और यहां पर नेगेटिव वाला तो खत्म ही हो जाएगा, नेगेटिव वाला बेंडिंग मोमेंट खत्म हो जाएगा। अब एक कंडीशन ऐसी बनेगी कि सपोर्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। एक कंडीशन ऐसी बनेगी जब सपोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है और ये जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है दोनों बराबर हो गए, है ना। एक कंडीशन ऐसी आएगी सपोर्ट्स के बीच में इतना डिस्टेंस होगा कि मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड वाइज, वैल्यू वाइज दोनों बराबर हो गए हैं। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है ना वो कम से कम होगा, है ना। अगर हमने इससे चेंज किया तो बेंडिंग मोमेंट अब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, या तो पॉजिटिव वाला बढ़ जाएगा या नेगेटिव वाला बढ़ जाएगा। जैसे मान लो अभी सपोर्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इस तरह से है कि ये भी 20 किलो न्यूटन मीटर आ गया, ये भी 20 किलो न्यूटन मीटर आ गया। ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पर भी वैल्यू 20 किलो न्यूटन मीटर आ गई, यहां भी वैल्यू 20 किलो न्यूटन मीटर आ गई। अब मैंने सपोर्ट का डिस्टेंस चेंज किया कि मैंने ये बढ़ा दिया, तो ये 20 से ज्यादा बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा लेकिन ये 20 से ज्यादा बढ़ जाएगा। अब 20 से ज्यादा बढ़ जाएगा तो मतलब दिक्कत है, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि 20 ही रहे, बस 20 से ज्यादा नहीं हो, ठीक है। तो इनके बीच का अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया तो ये 20 से ज्यादा बढ़ जाएगा, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर कम कर दिया तो ये 20 से ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस बीम के अंदर जो सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आ सकता है वो कम से कम रहे, है ना। कंडीशन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट टू बी मिनिमम पॉसिबल, जो सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आ सकता है वो कम से कम रहे। वो कब होगा? कि जब मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तब ये कंडीशन आएगी। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब ये कंडीशन निकालते हैं। तो हमको पता है मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कितना है। मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है -WA²/2। ये है मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की भी वैल्यू पता है, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की भी वैल्यू पता है। इन दोनों को बराबर रख देते हैं, है ना। मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को दोनों को बराबर रख देते हैं।
एक मिनट। ठीक है। सो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को बराबर रख देते हैं। तो मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कितना है? अब देखो माइनस साइन के साथ नहीं रखना है, माइनस साइन के साथ नहीं रखना है, क्योंकि हमें बस वैल्यू से मतलब है। तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर है। तो ये वाली वैल्यू कितनी है? डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय टू, है ना। डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय टू विल बी इक्वल टू, ये वाली वैल्यू कितनी है? डब्ल्यू बाय टू एल बाय टू होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डब्ल्यू बाय टू एल बाय टू होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना। तो डब्ल्यू बाय टू कैंसिल आउट हो जाएंगे, डब्ल्यू बाय टू कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय फोर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये वाला ए भी इधर आ गया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय एट, यानी ए इज इक्वल टू एल बाय टू रूट टू। ठीक है आदित्य, तुमने टेलीग्राम पे ग्रुप में जो डाउट पूछा था क्लियर हो गया? क्या वैल्यू आ रही है ए की? ए ओवरहैंग कितना होना चाहिए कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिनिमम पॉसिबल हो जाए, या फिर मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के बराबर हो जाए? ए इज इक्वल टू एल बाय टू रूट टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। ओवरहैंग की वैल्यू इतनी आ जाएगी। हाँ, तो अब फाइनली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर मैं ये कराना चाह रहा था कि आपको सीधे सीधे वैल्यू बता रहा था वैल्यू बता रहा था, तो कुछ गलत काम थोड़ी कर रहा था। ठीक है, आपको प्री में क्या करना है? ये पूरा डेरिवेशन थोड़ी करना है। अब ये बताओ, डेरिवेशन करवा दिया, किस किस को याद रहेगा? रहेगा याद? नहीं है ना। और क्या ये आपके लिए प्रैक्टिकल है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए और आप सीधे सीधे कर दो? एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप इसका डेरिवेशन करके ऑब्जेक्टिव में करो, ऑब्जेक्टिव में आता है ये क्वेश्चन। तो इसीलिए एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट आप इसकी वैल्यूज याद कर लो। ठीक है ना, एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट आप इसकी वैल्यूज याद कर लो। अब देखो इसमें भी ना दो कंडीशन बनेंगी। ठीक है, यहां तक तो देख लिया। है ना, ये कन्वेंशनल वाला क्वेश्चन है। वैसे तो पूरा तरह से देखा जाए तो ये कन्वेंशनल वाला क्वेश्चन है। अब यहां पर इसमें ना एक दो कंडीशन और बनेंगी, दो दो कंडीशन नहीं, मतलब एक और कंडीशन। एक कंडीशन तो हमने देख ली क्या, कि जब जब हम सपोर्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस देख रहे हैं यहां पर, ये वाली एल के रिस्पेक्ट में, है ना, ये छोटी एल के रिस्पेक्ट में ये ए देख रहे हैं, तो ए इज इक्वल टू एल बाय टू रूट टू होगा, है ना। तब ये कंडीशन बन रही है, तब ये कंडीशन बन रही है। ठीक है, लेकिन अगर हमको क्वेश्चन में गिवन है टोटल लेंथ, यानी कि टोटल लेंथ ये गिवन है, कलर चेंज करके बनाए तो ज़्यादा सही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सपोर्ट है, यहाँ पर ये सपोर्ट है, लेकिन हमको दे दिया टोटल लेंथ के रिस्पेक्ट में। बताओ टोटल लेंथ के रिस्पेक्ट में ए की कितनी वैल्यू होगी, है ना। तो टोटल लेंथ के रिस्पेक्ट में ए की वैल्यू हो जाएगी 0.207 एल। ए इज इक्वल टू 0.207 कैपिटल एल। ठीक है, अब यहां पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि सपोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, सपोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये हो जाएगा 0.586, देखना 0.586 आ रहा है, 0.596 आ रहा है, 1 - 2 इंटू 0.207, ये आ रहा है 0.586, बिल्कुल ठीक है। तो 0.586 एल, है ना। ठीक है, मेंस में आ सकता है, तो बहुत अच्छी बात है।
अब आपने डेरिवेशन भी कर लिया, ठीक है, समझ में आ गया। क्लियर है। तो अगर ओवरऑल लेंथ टोटल लेंथ के रिस्पेक्ट में निकालना है, टोटल लेंथ के रिस्पेक्ट में ए कितना हो जाएगा, तो 0.207 एल, 0.207 एल, ठीक है ना। सपोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.586 एल, है ना। ऐसे ही यहां पर भी आप स्मॉल एल कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन कितनी ज्यादा वैल्यूज याद करोगे, लेकिन फिर भी चलो 1 - 1/√2 हो जाएगा, 1 - 1/√2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 0.2928, ये हो जाएगा। यार ये तो एल ही है ना, इसको क्या करना कन्वर्ट, ठीक है। 0.207 कैसे आया बेटा, यहां से आ जाएगा जब आप इसको ना ओवरऑल लेंथ ले लोगे ना, है ना। एल इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस 2 × ए, है ना, ऐसे ले लिया आपने। और फिर यहां पर एल की जगह आपने क्या किया, ए की जगह नहीं, ए की जगह नहीं, एल की जगह, स्मॉल एल की जगह आपने 2√2 ए रख दिया, 2√2 ए प्लस 2 ए, ठीक है ना। तो अब यहां से इन दोनों का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ए 2 + 2√2 ए इज इक्वल टू एल बाय 2 + 2√2, है ना। तो 1/2 + 2√2 कितना हो जाएगा, 1/2 + 2√2 कितना आ रहा है, 0.207 एल, ठीक है। ये ऐसे आ गया, ठीक है बबलू, क्लियर है सबको। तो ये ओवर एंग का भी केस कर लिया, आगे चलते हैं। अब यहां पर किसी को कोई डाउट, जिसको डाउट है तो वो ना 2-3 बार फिर देख लेना। A/B रेशियो 0.5 ये तब होगा जब यहां पर मिड पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 0 आ रहा है। मिड पॉइंट पर जब बेंडिंग मोमेंट 0 होगा ना, तब ये A और B का रेशियो 0.5 हो जाएगा। अब सब क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3, चैप्टर 3 कौन सा है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। कई बार स्लोप एंड डिफ्लेक्शन लिख देते हैं, कई बार डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स लिख देते हैं, अलग अलग नाम, ठीक है। टाइम दे लिखने, अब बेटा आप पीडीएफ से लिखना, ठीक है। क्योंकि आप खुद ये समझो थोड़ा सा कि अगर एक एक चीज को 4-4 बार बताएंगे, बहुत देर देर तक बताएंगे, फिर सारी चीजें भी बताएंगे और फिर टाइम भी देंगे लिखने का, तो सिलेबस कैसे कवर होगा, है कि नहीं। सिलेबस कैसे कवर होगा ये बताओ, फिर सिलेबस छोड़ने पड़ेंगे कुछ चीजें, है ना। क्योंकि मैं टाइम पैदा नहीं कर सकता, जितना टाइम है उसके अंदर मैनेज करना है। तो जितना टाइम मिला है उसके अंदर मैनेज करने के लिए हमको कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप बता दो कहां करें। एक बार पिछला समझा दो, देखो वही है, अब पिछला ही पिछला समझाते रहेंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। चलिए अब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन देखते हैं। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। ये आपको रटे हुए होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पर ठीक है, अब यहां पर देखो हम क्या करने जा रहे हैं। यहां पर आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखने हैं, ठीक है। अब हमारे पास है कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम है जिसकी लेंथ है एल। कैंटिलीवर बीम की लेंथ कितनी दे रखी है, एल दे रखी है, और एंड पर मोमेंट लगा रखा है, ये मोमेंट, ठीक है। अब आप खुद सोचो इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा बनेगा। डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस तरह का बनेगा, यहां पर ये फिक्स्ड है और यहां पर ये मोमेंट एम लग रहा है, ऐसे डिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है ना। तो डिफ्लेक्टेड शेप ऐसा हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस। डिफ्लेक्टेड शेप के लिए चलो कलर चेंज कर दिया, ऐसे इस तरह का डिफ्लेक्टेड शेप बन जाएगा। डिफ्लेक्टेड शेप इस तरह का बन जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत। दिस विल बी द डिफ्लेक्टेड शेप। अब ये तो डिफ्लेक्टेड शेप आ गया, लेकिन अब आप सोचो कि यहां पर कुछ स्लोप आ गया है, देयर इज सम स्लोप। पहले ये क्या बीम थी, हॉरिजॉन्टल थी, अब यहां पर हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में यहां पर कुछ स्लोप आ गया है और यहां पर कुछ डिफ्लेक्शन भी आ गया है, ठीक है ना।
देयर इज सम स्लोप एंड देयर इज सम डिफ्लेक्शन। यहाँ पर स्लोप है थीटा, लेट अस से दिस इज थीटा बी, और यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आ गया है इसकी वजह से दिस इज डेल्टा बी। तो डेल्टा बी और थीटा बी कितना होगा, थीटा ए और डेल्टा ए कितना होगा। तो देखो थीटा ए कितना होगा, क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट पर कोई रोटेशन अलाउड नहीं है, यहां पर कोई रोटेशन नहीं होगा। रोटेशन अलाउड है क्या, खुद सोचो। यहां पर लोड लगा दिया तो यहां रोटेट हो जाएगी क्या बीम, यहां पर रोटेट नहीं होगी, कोई रोटेशन नहीं होगा। तो थीटा ए कितना हो जाएगा, थीटा ए हो जाएगा 0। ठीक है, यहां पर लोड लगा दिया, मोमेंट लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, यहां पर क्या ऊपर नीचे डिफ्लेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो डिफ्लेक्शन एट ए भी 0 हो जाएगा, थीटा ए भी 0, डिफ्लेक्शन एट ए भी 0, लेकिन थीटा बी और डिफ्लेक्शन भी आएंगे। तो थीटा बी कितना आ जाएगा, थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देते हैं पेन की। नाउ थीटा बी कितना आ जाएगा, थीटा बी आ जाएगा हमारे पास एम एल अपॉन ई आई। ये याद करना है, रट लेना है, ठीक है ना। रट्टू तोता बन के एकदम खतरनाक तरीके से याद कर डालना है, ठीक है ना। एम एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई, ये हो जाएगा डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। तो कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है पॉइंट बी पर, किसकी वजह से, मोमेंट अप्लाइड की वजह से। मोमेंट अप्लाइड की वजह से यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, एम एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई, और यहाँ पर स्लोप कितना आ रहा है, एम एल अपॉन ई आई, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट केस पर चलते हैं। अगला केस है हमारे पास, अगला केस है पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, और फिर से इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा बनेगा, इसका डिफ्लेक्टेड शेप इसी तरह का बनेगा। डिफ्लेक्टेड शेप विल बी लाइक दिस, ठीक है ना, इस तरह का बनेगा। तो ए पर स्लोप और थीटा, ए पर स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों 0 हो जाएंगे, तो थीटा ए भी 0 हो जाएगा, डिफ्लेक्शन एट ए भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर भी देखो थीटा बी भी आएगा, स्लोप आ जाएगा। पहले ये हॉरिजॉन्टल था, 0 स्लोप था, अब ये यहाँ पर ऐसे बेंड हो गया, तो यहाँ पर कुछ स्लोप आ गया है ना, यहाँ पर कुछ स्लोप आ गया है, और यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन भी हो गया है, थीटा बी और डेल्टा बी। तो यहाँ पर थीटा बी की वैल्यू हो जाएगी पी एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई, पी एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई, और डिफ्लेक्शन एट बी की वैल्यू हो जाएगी पी एल क्यूब अपॉन 3 ई आई, ठीक है। तो ये हो गया पी एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई, और ये डिफ्लेक्शन हो गया पी एल क्यूब अपॉन 3 ई आई। ये लिख लेना है, याद कर लेना है, ठीक है, एकदम खतरनाक तरीके से याद कर लेना है ये चीजें। आगे चलते हैं नेक्स्ट केस। ये वाला केस ना मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, चलो अभी बता ही देता हूं, ठीक है ना। अब ये केस में दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, इस केस में दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा, और एक बार जरा अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसका एप्लीकेशन ना इतने सारे क्वेश्चन में आएगा, इतने सारे क्वेश्चन में आएगा, तो आप एक बार ढंग से समझ लो इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होगा ये चीज, बहुत बार रिपीट होगा, तो एक बार अच्छे से समझ लेना। इसका डिफ्लेक्टेड शेप समझो। जब यहां पर लोड लगाया, तो आप ये बताओ, यहां पर लोड लगाया, इतने पार्ट में कोई बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स आ रहा है, वैसे शियर फोर्स की जरूरत नहीं है, फिर भी शियर फोर्स नहीं आ रहा है इसमें, क्यों, यहां पर सेक्शन रखा हमने, और यहां से जब देख रहे हैं सम ऑफ ट्रांसवर्स फोर्सेस, कोई ट्रांसवर्स फोर्स ही नहीं है, तो शियर फोर्स क्यों आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर कोई मोमेंट ही नहीं है, तो मोमेंट या शियर फोर्स, इतने बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स इतने पार्ट में है ही नहीं, और जब कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं है, कोई शियर फोर्स नहीं है, तो इतने पार्ट की बेंडिंग भी नहीं होगी। मतलब ये जो पार्ट है ना बीम का, ये सीधा सीधा रहेगा, ये बेंड नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर फिक्स है, तो मैंने इसको रेप्लिकेट करने के लिए यहां पर फिक्स कर दिया, ठीक है ना। अब मैं पॉइंट लोड यहां पर लगा रहा हूं, तो आप देख सकते हो कि जो बेंडिंग हो रही है ना, इतने इतने पार्ट में बेंडिंग हो रही है। ये पार्ट एकदम पहले भी सीधा था, अभी भी सीधा रहेगा। जब ये डिफ्लेक्ट होगा तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा। तो इसके इधर वाला पार्ट आप ऑब्जर्व करो, एकदम सीधा है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, पहले भी स्ट्रेट था, अभी भी स्ट्रेट है, बस ये घूम गया है ना, बस ये घूम गया, लेकिन सीधा का सीधा रहेगा। अब इसमें क्या है, ये कर्व बन रहा है, ये बेंड हो रहा है ना, है ना, ये बेंड हो रहा है। तो यहां पर लगाऊं तो इतना इतना पार्ट बेंड हो जाएगा, है ना, इतना फिर भी सीधा रहेगा। तो जहां पर बेंडिंग मोमेंट आएगा वहीं पर ही कर्व बनेगा, रोटेशन होगा, ठीक है ना। तो इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप हो जाएगा, डिफ्लेक्टेड शेप आप ध्यान दो, इस तरह का हो जाएगा डिफ्लेक्टेड शेप। यहां पर तो ऐसा हो गया, और फिर इसके बाद इसके आगे ये एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, इट विल बी स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, इस तरह का इसका डिफ्लेक्टेड शेप आ जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे कैलकुलेट करना है, यहां पर भी डिफ्लेक्शन, यहां पर भी डिफ्लेक्शन। एक बार ना यहां का डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर सब अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां का जो टोटल डिफ्लेक्शन होगा, यहां का जो टोटल डिफ्लेक्शन होगा, एकदम ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से देखते जाओ, ऑब्जर्व करते जाओ क्या हो रहा है, ठीक है।
इतने पार्ट में बेंडिंग हो रही है, इतने पार्ट में बेंडिंग हो रही है, तो अगर मैं इतना पार्ट अभी हटा दूं, इतने पार्ट को मैं ध्यान ही नहीं दूं, देखूं नहीं, ठीक है ना, सिर्फ इस पार्ट को देखूं, सिर्फ इस पार्ट को देखूं, तो आप भी अर्जुन जैसे चिड़िया की आंख देख रहा था ना, बस बस इतने ही पार्ट को देखो आप, इसके आगे का देखो ही मत। तो क्या ये इससे मिलता जुलता नहीं है? मिलता जुलता क्या, एकदम वही है, ठीक है। पॉइंट लोड लग रहा है और यहां पर कैंटिलीवर बीम है, यहां पर भी पॉइंट लोड लग रहा है, ये कैंटिलीवर बीम है, एकदम वही तो है। इतने पार्ट को हटा दो, जब इतना पार्ट देखोगे तो पिछले जैसा ही है कि नहीं? इट इज एग्जैक्टली सेम। तो यहां पर अब थीटा ए डेल्टा ए जीरो होना ही है, उसकी तो टेंशन ही नहीं लेनी है ना। हम क्या लेंगे अब, यहां पर डेल्टा बी और थीटा बी, यहां पर है डेल्टा बी और यहां पर स्लोप आ रहा है थीटा बी, ठीक है। तो थीटा बी कितना आ जाएगा, यहां पर पिछले केस में थीटा बी कितना आया था, पी एल स्क्वायर अपॉन 2 EI। यहां पर एल क्यों था, क्योंकि ये लोड एल डिस्टेंस दूरी पर था, ठीक है, तो ये था पी एल स्क्वायर अपॉन 2 EI। यहां पर पी ए स्क्वायर अपॉन 2 EI हो जाएगा, क्योंकि ये लोड ए डिस्टेंस दूरी पर है, पी ए स्क्वायर अपॉन 2 EI। क्लियर हुई ये बात? हो ही जानी चाहिए, होनी ही चाहिए क्लियर, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों सेम है। पी एल स्क्वायर अपॉन 2 EI एल डिस्टेंस पर था, पी ए स्क्वायर अपॉन 2 EI ये ए डिस्टेंस पर है। ऐसे ही डिफ्लेक्शन एट बी डेल्टा बी कितना आ जाएगा, डेल्टा बी आ जाएगा हमारे पास पी ए क्यूब अपॉन 3 EI, ठीक है, ये भी क्लियर होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, ये बताओ इतने पार्ट एकदम स्ट्रेट है, तो यहां से यहां तक स्लोप में कोई चेंज आया क्या? स्लोप, ढलान, ढलान जैसी यहां पर थी वैसी ही ढलान यहां पर है, स्लोप जैसा यहां था वैसा ही स्लोप यहां पर है। यहां पर तो स्लोप चेंज होता जा रहा है, यहां पर जीरो स्लोप है, धीरे धीरे स्लोप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यहां तक आते आते स्लोप कहें या ढलान कहें थीटा भी हो गया। लेकिन यहां से यहां तक जो थीटा भी है ना, वो बराबर ही है, उतना ही है। तो अगर इसका भी एंगल हम हॉरिजॉन्टल से लेंगे ना, इसका भी एंगल हॉरिजॉन्टल से लेंगे, तो ये जो थीटा सी आएगा, ये थीटा सी थीटा बी के बराबर ही आएगा। तो थीटा सी विल बी इक्वल टू थीटा बी विल बी इक्वल टू पी ए स्क्वायर अपॉन 2 EI। कोई दिक्कत? पी ए स्क्वायर अपॉन 2 EI। यहां का जो स्लोप है वो इसके बराबर ही होगा, क्योंकि इस वाले पार्ट में कोई बेंडिंग ही नहीं हुई है, ये एकदम सीधा का सीधा है। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा सेम ही रहेगा, यहां से यहां तक पूरा सेम रहेगा। तो थीटा सी जो आएगा वो थीटा बी के ही बराबर आ जाएगा, ये पी ए स्क्वायर अपॉन 2 EI आ गया, ठीक है। अब दिक्कत आएगी डेल्टा सी में, तो डेल्टा सी कितना होगा यहां पर, इसको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, डेल्टा सी को बहुत ध्यान से देखना है। तो डेल्टा सी में दो कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, एक तो डेल्टा बी वाला कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, देखो मुझे लग रहा है कि ये डेल्टा बी में कुछ चीज ऐड कर देंगे तो डेल्टा सी आ जाएगा। डेल्टा बी में अगर इतना पार्ट ऐड कर दिया जाए तो डेल्टा सी आ जाएगा, ये वाला पार्ट ऐड कर दिया जाए, ठीक है ना। तो डेल्टा बी में ये वाला पार्ट ऐड कर दिया जाए, इसको मान लो मैं लिख देता हूं डेल्टा डैश, है ना, डेल्टा डैश लिख देता हूं। तो मेरे पास जो डेल्टा सी आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा बी प्लस डेल्टा डैश, डेल्टा बी प्लस डेल्टा डैश। डेल्टा बी मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, मुझे पता है डेल्टा बी क्या है, मुझे डेल्टा बी की अब टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन है डेल्टा डैश की। तो जब डेल्टा डैश की मुझे टेंशन है तो मैं यहां पर एक काम करता हूं। अच्छा, ये वाला पार्ट ना बहुत ध्यान से सुनना, आप लोग ना ये बार बार पूछोगे, एक बार दिमाग में बैठा लो, हर जगह पर ये चीज आएगी, हर जगह पर ये चीज आएगी, तो आप बहुत ध्यान से इसको समझो। ये ट्राइंगल मैंने बना लिया, ठीक है, ट्राइंगल ही तो है, ये ट्राइंगल नहीं बन रहा, ये वाली एक सीधी लाइन, ये वाली एक सीधी लाइन, ये वाली एक सीधी लाइन, पूरा का पूरा ये एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, वी आर हैविंग अ ट्राइंगल, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक ट्राइंगल बना ले रहा हूं, आई एम ड्रॉइंग ट्राइंगल, ठीक है। जैसा यहां पर ये ट्राइंगल बन रहा था ना, एकदम वैसा का वैसा मैं यहां पर ट्राइंगल बना ले रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है। ये ट्राइंगल मैंने ऐसा का ऐसा उठाया और यहां पर मैं एनालाइज कर रहा हूं, ठीक है। अब ये बताओ यहां पर एंगल कितना है, यहां पर एंगल है मेरे पास थीटा बी, ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ है मेरे पास बी, ठीक है। ये वाला जो डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शन मेरे पास है डेल्टा डैश, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा डैश। अब यहां पर मैं अगर टेन थीटा बी इज इक्वल टू लिखूं, तो टेन थीटा बी क्या हो जाएगा, डेल्टा डैश अपॉन बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, डेल्टा डैश अपॉन बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टेन थीटा भी हो जाएगा, डेल्टा डैश अपॉन बी। सब समझ में आई बात सबको, है ना। ये वाला ट्राइंगल मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, बस मैंने इसको दूर बना के यहां पर मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूं, है ना।
ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर ले रहा हूँ। तो मेरे पास जो टेन थीटा भी हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या था, डेल्टा डैश, और बेस था बी। अब ये जो एंगल होता है ना, एक्चुअल में असलियत में जो डिफ्लेक्शन होते हैं ना, वो बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन, है ना, बहुत छोटे डिफ्लेक्शन होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फॉर वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शंस और फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, बहुत छोटे जो एंगल्स होते हैं ना, वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शंस एंड एंगल्स, हम क्या कर सकते हैं, टेन थीटा बी को थीटा बी लिख सकते हैं। टेन थीटा बी विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा बी। टेन थीटा बी अप्रोक्सीमेटली थीटा बी के बराबर आ जाएगा। तो यहां से डेल्टा डैश मुझे कितना मिल जाएगा, यहां से मुझे डेल्टा डैश मिल जाएगा, डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू थीटा बी इंटू बी। देखो जरा, थीटा बी इंटू बी हो जाएगा, डेल्टा डैश हो जाएगा थीटा बी इंटू बी। अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि थीटा बी भी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं और डेल्टा बी भी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, दोनों तो कैलकुलेट कर चुका हूं, तो टेंशन खत्म। इजी है ना ये। बस एक बार आपको ये समझ लेना है कि यहां पर जो डेल्टा सी है, ये याद कर लो, डेल्टा सी जो है ये डेल्टा बी प्लस डेल्टा डैश होगा, और डेल्टा डैश क्या हो जाएगा, थीटा बी इंटू ये वाली लेंथ, ये वाली जो लेंथ है ना, इसको आपने थीटा बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको बस याद कर लेनी है ना। तो हमारे पास जो डेल्टा सी था, ये डेल्टा बी प्लस डेल्टा डैश था। अब इसको थोड़ा सा और मैं यहीं पर ही कंटिन्यू कर देता हूं इसको। डेल्टा सी क्या हो जाएगा मेरे पास, डेल्टा बी कितना आया था, पी ए क्यूब अपॉन 3 EI, ये आया था पी ए क्यूब अपॉन 3 EI प्लस डेल्टा डैश कितना है, थीटा बी इंटू बी, थीटा बी इंटू बी। थीटा बी की वैल्यू लिख लेता है पी ए क्यूब अपॉन 3 EI प्लस थीटा बी कितना है मेरे पास, पी ए स्क्वायर अपॉन 2 EI। तो ये हो जाएगा पी ए स्क्वायर और बी मल्टीप्लाई हो जाएगा पी ए स्क्वायर बी अपॉन 2 EI। ये आ जाएगा मेरे पास डेल्टा सी, ठीक है। तो इस तरह से हम डेल्टा सी कैलकुलेट कर लेंगे। इज इट क्लियर और नॉट, सबको क्लियर है कि नहीं है। चलो बताओ जरा, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो ये वाला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, कुछ भी हो जाए ये भूलना नहीं है। वैसे तो सारे के सारे केस ही याद रखने हैं, लेकिन ना इसका एप्लीकेशन इतने सारे क्वेश्चंस में आता है, इतने सारे क्वेश्चंस में आता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ इसके बेसिस पे बनते हैं कि डेल्टा सी किसके बराबर है, डेल्टा बी प्लस डेल्टा डैश। डेल्टा डैश क्या हो जाता है, थीटा बी इंटू बी, थीटा बी इंटू बी, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। चलो, तो अभी हमारी क्लास का भी टाइम हो गया है मेरे ख्याल से, यस क्लास का भी टाइम हो गया है। तो एक काम करते हैं, अभी हमारी क्लास खत्म करते हैं, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारे केसेस भी हैं। तो अभी ब्रेक लेते हैं, फिर इसके बाद अगली क्लास। बट डेल्टा सी डैश की वैल्यू आई कैसे, ओ ये तो मैंने बताया ही नहीं, डेल्टा सी डैश की वैल्यू आई कैसे। बेटा पीडीएफ डाउनलोड करना, लिखना, दोबारा से वीडियो देख लेना, तब लिखना कि डेल्टा सी डैश की वैल्यू कैसे आई, सब बता रखा है, हो सकता है झपकी लग गई होगी, ठीक है। चलो, तो अभी यहाँ खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। 8 बजे, 7:30 बजे रहे ना, हाँ 8 बजे मिलते हैं फिर, ओके।